Okay, so everyone, we will formally begin the webinar. Basim Tariq has joined the webinar. Basim Tariq is our Chief Commercial Officer, and he will be explaining to you about the DAO PropTech. Over to you, Basim. Assalamu alaikum, Saad, and assalamu alaikum, everyone. Thank you so much for joining in today, taking out your time. सो एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन था जिसके ऊपर हमारी कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हो रहे थे. आई थॉट कि इस वेबिनार के ऊपर हम एक्सप्लेन करते हैं. सो जो नए आने वाले लोग हैं उनके लिए भी इट विल बी अ लर्निंग, एंड जो हमने रिसर्च की है काफ़ी एक्सटेंसिव इस सारी चीज़ के साथ, तो वो हम आप सबके साथ शेयर करना चाहते हैं. सो मैं अपनी स्लाइड्स प्रेजेंट करता हूँ, एंड लेट्स हैव अ लुक एट व्हाट वी हैव इन टुडेज वेबिनार. So I hope everything's visible और सबको ये चीज प्रेजेंट हो रही है. So स्टार्ट करते हैं कि जी लोग पैसे क्यों सेव करते हैं और उनके क्या एवेन्यूज हैं. क्वेश्चन यही था जो सबके सामने यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि क्या ऐसी 4 एसेट क्लासेस हैं जिनके अंदर लोग अपने 5 से 10 लाख इन्वेस्ट कर सकते हैं. दिस इज अमाउंट जो कोई भी फ्रेश स्टार्टर, कोई भी बंदा जो अपनी जॉब की कुछ सेविंग्स इकट्ठी करता है, तो उसके जहन में ये सवाल आता है कि यार मैं ये पैसे कहाँ पार्क करूं. सबसे पहले तो इसको देखते हैं कि लोग इन्वेस्ट करना क्यों चाहते हैं अपने पैसों को. दिन ब दिन जब नए नोट छपते हैं, डॉलर का रेट फ्लक्चुएट करता है, हम एक बड़ी कॉमन सी चीज सुनते हैं जो कि यार हमारे पैसे डिवैल्यू हो रहे हैं. तो इस डिवैल्यूएशन से बचने का डर होता है और एक ख्वाहिश होती है बंदे को कि यार मैं अपने पैसों को इस डिवैल्यूएशन से सेव कर लूं. दूसरी चीज ये होती है कि वी हैव रेड बुक्स, we've seen people who invest smartly, and they say that rich don't work for money, money works for the rich. So everyone wants to make their money work for them. ये दूसरी ख्वाहिश होती है. एंड थर्ड इज कि सर्टेन गोल्स लोगों ने सेट किए होते हैं, and they tie their goals to their investments. If I invest this much and I save this much, तो मैं इसके प्रॉफिट से ये चीज करूंगा. सो ये 2-3 गोल्स होते हैं. अब अगर हम देखें कि हमारे पास क्या एवेन्यूज हैं इन सारी चीजों को अचीव करने के, सो 5 से 10 लाख रुपए जनरली एक ऐसी अमाउंट है जिसमें बहुत लिमिटेड ऑप्शंस आती हैं. नया बिजनेस स्टार्ट करना मुश्किल होता है. वी हैव बैंकिंग प्रोडक्ट्स, वी हैव गोल्ड, वी हैव स्टॉक्स. डाउ की वजह से हमारे पास रियल एस्टेट भी एक ऐसी ऑप्शन है जो अनलॉक हो चुकी है. पहले ये ऑप्शन जनरली जो है वो करोड़ों से होती थी, अब जो है वो करोड़ों से नहीं होती. हम इस अमाउंट से भी एंटर कर सकते हैं. सो ये मेरी टीम की रिसर्च है जो कि हम लोगों ने आपके लिए बैंक्स के इंटरेस्ट रेट्स को एनालाइज किया है ओवर लॉन्ग टर्म पीरियड. सो किस तरह से वो बैंक्स बिहेव करते हैं, क्या उनके सर्विस चार्जेस होते हैं, और व्हाट हैपेंस. सो अगर आप ये देखें तो यहाँ पे 16.5% भी हमारा इंटरेस्ट रेट रहा हुआ है, 19.5 भी रहा हुआ है, 14% भी रहा है, इससे नीचे 8% के ऊपर भी हम लोग ऑपरेट करते रहे. एंड if you guys can see, apologies, सो ये 14% भी हमारा इंटरेस्ट रेट रहा है, 14.5%, 13.5 पे भी रहा है. रिसेंटली हमने ये देखा कि हमारा इंटरेस्ट रेट जो है वो 22% तक जो है वो रहा है. सो इसकी अगर हम एक एवरेज निकालें, सो ये हमारा इंटरेस्ट रेट जो है वो अराउंड, सो बैंकिंग प्रोडक्ट्स को अगर हम देखें, सो इसके अंदर हम लोगों के कुछ प्रोज हैं एंड कुछ कॉन्स हैं. सो अगर हम एवरेज आउट अपना रिटर्न देखें बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर, तो वो 12% का रहा है, विच इज 11.9. एंड द रीजन हमने यहाँ 10% रखा है, इट्स बिकॉज के बैंक को जो रिटर्न वो लोगों को ऑफर करता है, दे चार्ज अ सर्विस फी इन दैट. जनरली इट्स 1.5 to 2%, इन सम केसेस 2.5%. ये एक अक्सर लोग कहते हैं इट्स डिबेटेबल, बट इसका एक कौन नॉन शरिया कंप्लायंस भी है. इंटरेस्ट बेस्ड होती है ये चीज, और इसका रिटर्न जनरली लो है. यानी 10% 12% का रिटर्न जो है ऑन एवरेज, ये 30 इयर्स का रफली डेटा है. आप देख सकते हैं 1990 से शुरू हो रहा है, 2024 तक जा रहा है. सो ये हमने एक ओवरऑल ट्रेंड देखना है हर एसेट क्लास को एनालाइज करते हुए कि जैसे इसने पिछले 30 सालों में बिहेव किया है,
दिस इज व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट आउट ऑफ इट इन द नेक्स्ट 5 years 10 years, क्योंकि ये ट्रेंड फ्लक्चुएट जरूर कर सकता है, एक साल कोई बहुत ऊपर या नीचे जरूर जा सकता है, बट ओवरऑल ये अपनी लॉन्ग टर्म एवरेज के ऊपर ही बिहेव करेगा। सो बैंकिंग प्रोडक्ट हमने देख ली कि ये तकरीबन हम लोगों को 10% तक ऑन एवरेज रिटर्न देगी। अगर हम गोल्ड की एग्जांपल लें और पर तोला की एग्जांपल लें, तो 1992 में गोल्ड हमारे पास 2,300 रुपए का था। आज यही गोल्ड 279,000 का है। आई थिंक अभी इसमें कुछ रिडक्शन भी हुई है, 277,700 पे आया है। बट गोल्ड इज ऑल्सो अ सोर्स जिसमें लोग पैसे स्टोर करते हैं। गोल्ड जो है जनरली उसकी इमोशनल और सेंटिमेंटल वैल्यू भी है। हमारा उसका यूज हमारी शादियों और उसके साथ एसोसिएटेड रस्मों में भी होता है। एंड इसके अगर हम प्रोज देखें तो गोल्ड ने अच्छा परफॉर्म किया है, जनरली 15%, 15.5% तक की ग्रोथ दी है। गोल्ड बड़ा लिक्विड भी होता है, आप बेचने जाओ फौरन से बिक भी जाते हैं, और एक क्राइसिस के अंदर एसेट हमें हमें दिखने को मिलता है। जनरली व्हेन banks are not stable, generally when other investment products are not stable, people turn to gold. कॉन्स अगर हम देखें तो ये कोई इनकम मंथली जनरेट नहीं करता। ऐसा हमारे पास कोई तरीका नहीं है कि हम तोले गोल इकट्ठे कर लें और हम उसके ग्राम्स बेचना शुरू कर दें। प्राइस में इसकी वॉलेटिलिटी रहती है, जिस तरह आई टोल्ड यू के एज वी स्पीक राइट नाउ 279,000 का गोल्ड हमने लिखा था, एंड अभी थोड़ी देर पहले इसमें कुछ रिडक्शन भी हमें पता लगी, इट्स 277,000 समथिंग। और स्टोरेज इशू भी है। अब आपने ये एक कीमती चीज ले ली है, इसको संभालना, इसको रखना, इट बिकम्स ट्रिकी एज वेल। अगर हम डॉलर देखें, सो ऑफन आई हैव हर्ड पीपल से कि यार फॉरेन करेंसी में पैसे रख लो, डॉलर में रख लो, पाउंड्स में रख लो। सो उसका भी एक ट्रेंड हम देख सकते हैं। अगेन 30 इयर्स के ऊपर हम देख रहे हैं। सो 1992 में डॉलर जो है वो 25 रुपए का था, और आज वो 2024 में 278 का है। सो रुपया 7.8% से डी वैल्यू हुआ है एज कंपेयर टू डॉलर। सो अगर आप देखेंगे डॉलर में क्योंकि ग्लोबली ट्रेड होती है, सो इसके अंदर पैसे रखने का मतलब है कि आपकी ग्लोबल स्टेबिलिटी है एक। ये आपके रुपए के अगेंस्ट एक इन्फ्लेशन के तौर पे हेज कर सकता है, और ये हाईली लिक्विड भी, आप डॉलर्स किसी भी एक्सचेंज से किसी भी वक्त जाके कुछ सेकंड्स में चेंज करा सकते हैं। कौन इसका ये कि इसका रिटर्न इतना अच्छा नहीं है। सो आपने देखा, बैंक्स को भी देखा, गोल्ड को भी देखा। अब जब डॉलर को देखें तो ये सिग्निफिकेंटली कम है उन दोनों से। हमें बज़ाहिर तो हम जब ये स्टोरी सुनते हैं कि गोल्ड जो डॉलर जो है वो 278 पे आ गया है, और लोग कहते हैं कि ये 350 पे चला जाएगा, ये 400 पे चला जाएगा, बट दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स। आप पिछले 30 साल अगर देखेंगे तो वो आपको बता रहे हैं कि ये प्रोग्रेशन बड़ी स्लो होती है। 1-2 साल बीच में आते हैं जिसमें ये स्पाइक अप करता है और ये वापस से सेटल डाउन भी हो जाता है। बट ऐसा नहीं है कि डॉलर अभी 278 से 400 पे चला जाएगा और फिर उसके बाद 600 पे चला जाएगा, और ऐसी तबाही नहीं मचने लगी। सो ये डॉलर का एनालिसिस था। अगर हम इसी के साथ स्टॉक मार्केट को देखें, सो स्टॉक मार्केट एक पाकिस्तान की बड़ी रेगुलेटेड मार्केट है। इसके अंदर काफी टाइम से ये आप समझ लें एस्टैब्लिश मार्केट है, जिसके अंदर लोग बिजनेसेस में इन्वेस्ट करते हैं। इसके प्रोज ये हैं कि ये हाईली लिक्विड है, क्योंकि इसके अंदर एट ऑल टाइम्स ट्रेडिंग ओपन होती है। लोगों को मंथली इनकम चाहिए होती है, तो उनको डिविडेंड मिल रहा होता है, और इन्फ्लेशन के अगेंस्ट एक अच्छा हेज भी है। सो स्टॉक मार्केट का अगर हम एवरेज रिटर्न देखें तो इट्स अराउंड 11.8%। ये आपको बैंक से बेहतर रिटर्न दे रहा है, डॉलर से बेहतर रिटर्न दे रहा है, लेकिन गोल्ड से बेहतर रिटर्न अभी तक ये नहीं दे पाया। क्यों? क्योंकि ये मार्केट भी हाईली वॉलेटाइल है, विच इज अ कॉन ऑफ इट। कि आप अगर इसको हम थोड़ा बहुत इस ग्राफ को देखें, सो जो ये 2005 के टाइम में ये मैंने सर्कल लगाया हुआ है जहां मार्केट खड़ी थी, वही मार्केट 2011 में थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशंस के बाद, 2008 के अंदर ऊपर जाने के बाद जब क्रैश की, तो ये 2010-11 के टाइम में ऑलमोस्ट वहीं पे आ गई है। सो किसी बंदे ने 5 साल पहले जहां पैसे इन्वेस्ट किए थे वो शायद नेट उधर ही खड़ा हो। ओवरऑल अगर हम मार्केट की बात करें, सेम सिनेरियो अगर आप 2017 को देखें और 2023-24 की मार्केट को देखें,
तो ये इन टाइम टेन्योर में भी ये इतने साल मार्केट ऑलमोस्ट फ्लक्चुएट करती करती वहीं खड़ी थी अंटिल इट स्पाइक्ड अप। सो एक वॉलेटाइल चीज है जिसमें हम लोगों को पता नहीं होता, और इसको एनालाइज करना बड़ा मुश्किल होता है कि ये कब ऊपर जाएगी कब नीचे जाएगी, एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ एक्सपर्ट एडवाइस। सो इट्स द ओनली वे वेयर वी कैन लूज आवर मनी, कि हमने एक हाई पॉइंट पे इन्वेस्ट कर दिया और वो क्रैश कर गई नीचे। ये केस बैंक्स में नहीं है, ये केस गोल्ड में नहीं है। सो इस एसेट क्लास का अगर हम एक एवरेज एनालिसिस देखें तो वो ये रिटर्न्स देती है। हम एक क्वेश्चन पोज किया था जिसको मैं यहाँ पे ब्रेक डाउन करता हूँ, और इस पे हम देखते हैं कि 10 लाख की इन्वेस्टमेंट किस तरह बिहेव करेगी अगर 10 सालों के लिए की जाए इन डिफरेंट एसेट क्लासेस में। सो डॉलर में ये 10 लाख क्लोज टू आपका 18 से 20 लाख बन जाएगा। बैंक के अंदर ये 25 लाख बन जाएगा जो बैंक का ग्रोथ रेट है। गोल्ड के केस में ये अराउंड 4.1 मिलियन तक हो जाएगा, आपका 10 लाख 40 लाख बन जाएगा। स्टॉक मार्केट के केस में ये अगेन क्लोजर टू बैंक 30 लाख के राउंड अबाउट आप रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन 10 ईयर्स। रियल स्टेट एक ऐसी ऑप्शन है जिसके अगेन कुछ स्टैंडर्डाइज नंबर हैं। ये मार्केट भी थोड़ा बहुत ऊपर भी जाती है नीचे भी जाती है, बट अगर एक लॉन्ग टर्म पीरियड पे देखा जाए तो ये मार्केट इसके भी कुछ एवरेज आउट नंबर्स हैं। सो बनी हुई बिल्डिंग्स जिनको हम मैच्योर रियल एस्टेट कहते हैं, जो रेंट दे रही हैं, जिनके अंदर एक टेनेंट है, जो एग्जिस्ट करती हैं, वो तकरीबन 15% की ग्रोथ देती हैं, विच इज सेम एज गोल्ड ऑन एवरेज। कुछ प्रॉपर्टीज इससे अच्छा भी देती हैं, कुछ इससे कम भी देती हैं, सो हमने एक एवरेज नंबर लिया है। सो ये रफली गोल्ड के राउंड अबाउट आपका 10 लाख 40 लाख कर देगी। द कैच इज डेवलपमेंटल रियल एस्टेट, बनती हुई बिल्डिंग्स। सेंटोरस की एग्जांपल हम अक्सर देते हैं कि सेंटोरस के अंदर जब वो बिल्डिंग बनना स्टार्ट हुई थी तो 2005 के अंदर रेट था 8,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट। जब 2013 में वो बिल्डिंग कंप्लीट हुई तो द रेट वाज अराउंड 35,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट। तो ये अराउंड 28% तक की एवरेज ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इसने दी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये ऑप्शन सबके पास नहीं थी कि वो सेंटोरस में 5 लाख या 10 लाख इन्वेस्ट करते। सो अगर हम इस तरह की यूज केस को देखें कि एक बनती हुई बिल्डिंग, एक डेवलपमेंटल बिल्डिंग में आप अपने 10 लाख इन्वेस्ट करें, तो दे हैव द पोटेंशियल टू गो अप टू 1 करोड़ 20 लाख रुपए इन 10 ईयर्स। सो अब इसके ऊपर बात करते हैं कि हाउ डज दिस पर्टिकुलर थिंग वर्क। हम डेवलपमेंटल रियल एस्टेट को टोकनाइज करने की बात करते हैं। सो टोकनाइजेशन है क्या, डाउ प्रॉपटेक क्या है, हम किस तरह काम करते हैं, ये सारी चीजें किस तरह। सो एज न्यू मेंबर्स आर ऑन बोर्डेड ऑन टू आवर प्लेटफॉर्म एवरी वीक, ये सेशन एक तरह से इंफॉर्मेशनल सेशन भी है कि ये सारी चीज काम किस तरह करती है। सो सबसे पहले तो हम टोकनाइजेशन को समझते हैं कि टोकनाइजेशन क्या है। आई विल गिव यू एन एग्जांपल ऑफ इनहेरिटेंस। आप इमेजिन करें कि ये एक घर है 4,000 स्क्वायर फीट का जो कि अहमद का है। सो अहमद जब इस घर को डीएचए से ओन कर लेता है, खरीद लेता है, तो अहमद सर्टेन एरिया राइट्स डीएचए से खरीदता है। ही हैज द राइट टू सेल, ही हैज द राइट टू रेंट दैट हाउस आउट, एंड ही हैज द राइट टू ऑक्यूपाई इट। वो इसको खुद इस्तेमाल कर सकता है। अहमद के 4 बच्चे हैं, वो इन चारों को ये घर ट्रांसफर करना चाहता है, इनहेरिटेंस में देना चाहता है। सो नॉर्मल केस एंड पॉइंट में ये चीज एक कागजी कार्रवाई होगी जिसमें वो कहेगा कि यार मैंने अपने ये सारे राइट्स अपने इन बच्चों को दे दिए हैं और अब ये इस घर के मालिक हैं, इक्वल। सो 1,000 स्क्वायर फीट ईच एक बच्चे के हो गए, एंड दे हैव ऑल दीज राइट्स। सो अगर यही सारी एग्जांपल, ये जो हमने कन्वेंशनल सिस्टम की समझी, ये किसी एक जगह पे डिजिटली रिप्रेजेंट हो जाए कि ये ओनरशिप इस बंदे से इन लोगों को ट्रांसफर हो गई है, इतनी इतनी इनकी ओनरशिप है, यानी 4,000 स्क्वायर फीट का घर था, 1,000 1,000 फुट हर बच्चे के हैं, और 1,000 1,000 फुट के एवज हर बच्चे के ये हकूक हैं। यानी जब भी ये घर बिकेगा तो 1,000 1,000 फुट की पेमेंट हर एक को मिल जाएगी। जब भी ये घर रेंट आउट होगा तो 1,000 1,000 फुट के एवज हर किसी को रेंट मिल जाएगा। जब भी ये घर कोई ऑक्यूपाई करना चाहेगा तो वो बाकी तीनों को बाय आउट करके कर सकता है। सो अगर हम इस सारी चीज को डिजिटली रिप्रेजेंट कर दें और डिजिटली ट्रांसफरेबल बना दें, तो ये टोकनाइजेशन की एक लाइव एग्जांपल है। आई वुड वांट टू टेल यू ऑल कि दुनिया टोकनाइजेशन में कहाँ पे हेडेड है। सीबीडीसी जो है
सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, उसके 2.2 से 4 बिलियन यूजर्स हैं हमारे पास, जो हमारी रीसेंट रिसर्च में हमने निकाले हैं। गेमिंग कम्युनिटी इसको बहुत वास्टली यूज करी है। आई विल गिव यू सम रियल लाइफ एग्जांपल्स जो कि रिवॉल्व करेंगी। अगर हम दुबई को देखें तो दुबई गोल्ड टोकनाइज कर रहा है कि यार 1 तोला सोना अगर एक बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता और उसके लिए उसको पैसे जमा करने, हाउ अबाउट वो जो पैसे जमा करने का प्रोसेस है जिसमें सोना महंगा हो रहा है, वो उस प्रोसेस के दौरान ही अपने पैसे गोल्ड में जमा करे। सो उन्होंने गोल्ड के तोले को टोकनाइज कर दिया और अब आप उसके अंदर कुछ ग्राम से भी सोना खरीद सकते हैं। सो डिजिटली यू बाय एंड यू ओन दैट गोल्ड, एंड आप जब उसका 1 तोला कंप्लीट हो जाए तो आप उसको अपने पास फिजिकल फॉर्म में मंगा सकते हैं। जब तक वो तोला आपका कंप्लीट नहीं हुआ आप उसको डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ट्रेड भी कर सकते हैं, यानी यू कैन सेल योर grams of gold to someone else. They issue credit cards as well based on the gold you own. So आप उन credit cards के जरिए किसी जगह पे पेमेंट भी कर सकते हैं। So ये this is the direction where world is headed. हम लोगों ने ये पर्टिकुलर चीज अप्लाई की बिल्डिंग्स के अंदर, डेवलपमेंटल फाइनेंस के अंदर, कि अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स, जिस तरह हमने अभी एक सेंटोरस की एग्जांपल ली, उसको किस तरह टोकनाइज किया जाए, उसके अंदर लोग किस तरह हिस्सा बन सकते हैं एक छोटी सी अमाउंट से। जनरली पीपल नीड ह्यूज कैपिटल टू बी अ पार्ट ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी, बट अगर उसको टोकनाइज कर दिया जाए और उसको डिजिटली रिप्रेजेंट कर दिया जाए, उसको ट्रेडेबल बना दिया जाए, तो ये मसला और ये मसला काफी हद तक हल हो सकता है और लोगों के लिए काफी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी सामने आ सकती है। सो मैं आपको एक पूरा प्रोसेस फ्लो समझाता हूँ। आप एग्जांपल ये लें कि एक रियल वर्ल्ड एसेट, एक बिल्डिंग, एक घर, कोई भी चीज डाउ प्रॉपर्टी के प्लेटफॉर्म पे आती है, उसके डिजिटल टोकन्स बन के प्लेटफॉर्म पे आपको नजर आ जाते हैं। जितने बिल्डिंग के लीगली फिजिकली प्रेजेंट स्क्वायर फीट्स हैं, उतने ही प्लेटफॉर्म के ऊपर डिजिटल टोकन्स बन गए। अब कोई बंदा चाहे तो वो सारे के सारे टोकन्स ले सकता है फॉर अ होल हाउस, फॉर अ होल अपार्टमेंट, और ही कैन पार्शियली ओन इट अकॉर्डिंग टू हिज पॉकेट साइज। वो जो भी चीज खरीदेगा इस प्लेटफॉर्म से, उसको उसके अगेंस्ट एक एरिया राइट्स एग्रीमेंट मिल जाएगा। रिफरिंग बैक टू माय एग्जांपल ऑफ इनहेरिटेंस, कि चाहे आपने पूरी की पूरी चीज ली है या आपने कुछ पार्ट्स में उसको ओन किया है, यू हैव सर्टेन एरिया राइट्स। तो आपको, अगर आपने चंद स्क्वायर फीट लिए हैं, तो उनके क्या हुकूक हैं वो आपको हम आगे जाके एक्सप्लेन करते हैं, एंड उसके अगेंस्ट एक एग्रीमेंट मिल जाएगा। ये सारी चीज प्लेटफॉर्म पे ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी है जिसके ऊपर रिकॉर्ड हो रही है। सो ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी के ऊपर अगर मैं बात करूं, इट्स द मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी एंड इट्स एन एडवांस डेटाबेस जिसको दुनिया में यूज किया जाता है सिक्योर तरीके से डेटा को आप कह लें स्टोर करने के लिए और मैनेज करने के लिए। सो बैंक्स वेस्ट के अंदर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सिस्टम्स के लिए इसको यूटिलाइज करते हैं कि आपकी मनी ट्रेल अनटेम्पर्ड रहे। प्रॉपर्टी के अंदर भी एक बड़ा मसला आता है कि पटवारी जो है रिकॉर्ड्स चेंज कर देता है। तो अगर ये चीज कन्वेंशनल सिस्टम की जगह एक डिजिटल सिस्टम पे भी मौजूद हो, अलोंग विद द लीगल डॉक्यूमेंट जो फिजिकल फॉर्म में प्रेजेंट होता है, तो ये डिजिटल रिकॉर्ड कभी टेम्पर नहीं हो सकता बिकॉज ऑफ दिस टेक्नोलॉजी। क्रिप्टो जो है वो पूरी की पूरी इस टेक्नोलॉजी पे चलती है। सो यू कैन सी ऑल ऑफ दिस ऑन आवर प्लेटफॉर्म, यू कैन ट्रेड इट ऑन आवर प्लेटफॉर्म, यू कैन ट्रैक इट ऑन आवर प्लेटफॉर्म। ये एक कस्टमर साइकिल है जो कि एंड टू एंड चल रहा होता है। क्या प्रॉब्लम्स थे जिसके लिए हमने रियल एस्टेट के लिए ये सोल्यूशन मार्केट में लेके आए? सो जिस तरह से अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें और हम टेक प्लेटफॉर्म्स की बात करें, एवरी टेक प्लेटफॉर्म इज आउट देयर विद अ विजन एंड अ मिशन टू सॉल्व सम प्रॉब्लम्स। करीम की एग्जांपल लें तो करीम ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जिसने लोगों के ये मसले हल किए कि टैक्सी को पहले उन्हें रोड पे जाके रोकना पड़ता था, बुलाना पड़ता था, उसका जो रेंट या फेयर बनता था, सो वो उनको जब देना होता था तो एक मुंह बोला रेट होता था और उस पर बहस होती थी। सो ऑन एंड सो फोर्थ उन्होंने उस चीज को सॉल्व किया। वी इन रियल एस्टेट बिलीव के सबसे पहले तो इस इंडस्ट्री के कुछ रिस्क हैं जो विद टेक्नोलॉजी मिटिगेट हो सकते हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जो लोगों के लिए कन्वीनियंट बनाई जा सकती हैं। सो सबसे पहले अगर हम स्टार्ट यहाँ से लें कि रियल एस्टेट जो है वो डिजिटली कहीं पे भी बिक नहीं रही थी, कि आप एंड टू एंड ऑनलाइन पे करें, आपके घर पे आपके एड्रेस पे कॉन्ट्रैक्ट डिलीवर हो जाए, आप डिजिटली आप उसको देखो कि मैं ओन कहाँ करता हूँ, और फिजिकल फॉर्म में भी आपके पास उसके सारे प्रूफ्स आ जाएं। सो सबसे पहले तो एक एंड टू एंड ऐसी जर्नी बनानी थी कि जिस तरह लोग
खाने की चीजें ले सकते हैं, जिस तरह लोग पहनने की चीजें ले सकते हैं, जिस तरह लोग ट्रैवलिंग इंडस्ट्री के अंदर टिकट्स और सारी चीजें ले सकते हैं, इस तरह लोग अपने लिए रियल एस्टेट भी ले सकते हैं। दूसरी चीज थी रिस्क ऑफ फ्रॉड। लोगों से लीगल डॉक्यूमेंट्स छुपाए जाते थे, लोगों के पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन ही नहीं होती थी जिस जगह पे वो इन्वेस्ट करने जा रहे होते थे। तो टेक्नोलॉजी के थ्रू हम ये सारी चीजें उन्हें डे वन पे दे सकते हैं विदाउट इवन देम आस्किंग फॉर इट। तीसरा मसला था जो कि हम कहते हैं कि ये एक्सेसिबल टू फ्यू। जिस तरह अगेन सेंटोरस वाली एग्जांपल, हर बंदे के पास करोड़ रुपए नहीं थे सेंटोरस का अपार्टमेंट अफोर्ड करने के, बट शायद 5 लाख 10 लाख वाले काफी से लोग थे जो उसका हिस्सा बनना चाहते थे। सो व्हाई वाज दिस अपॉर्चुनिटी ओनली एक्सेसिबल टू दोज फ्यू पीपल विद that ticket size of crore रुपए? And that was the barrier to entry that we wanted to solve. अगर एक बिल्डिंग है तो उसके लीगल डॉक्यूमेंट्स डे वन पे विजिबल हो, उसकी प्राइस पब्लिकली डिक्लेयर्ड हो, 4-5 लोग उस प्राइस को मैनिपुलेट ना करें हो जो कि मार्केट में ब्रोकर्स पहले करते थे। वंस ही हैज इन्वेस्टेड इन दैट बिल्डिंग, उसको इसकी कंप्लीट माइलस्टोन्स की अपडेट्स मिलें, इसको उसकी कंप्लीट कंस्ट्रक्शन के ऊपर एक वीडियो अपडेट मिलती रहे कि मैंने जहां पैसे लगाए उधर हो क्या रहा है। ही हैज कंप्लीट एक्सेस टू द लेजर कि बिल्डिंग में कब क्या बिक रहा है, और अगर वो चीज बिक रही है तो ऑन ग्राउंड कंस्ट्रक्शन किस तरह से हो रही है। अगर हम इसके साथ साथ ये इंफॉर्मेशन भी लोगों को दिखाते हैं कि एक बिल्डिंग है उसमें कितने इन्वेस्टर्स हैं, तो इट एड्स ऑन टू देयर कॉन्फिडेंस। इस सारी चीज के साथ साथ वी प्रोवाइड पीपल विद मार्केट प्लेस एज वेल, जहां पे वो अपनी ओन की हुई चीज को बेच सकते हैं। वी हैव अ कम्युनिटी ऑफ अराउंड 40,000 प्लस पीपल। सो ये सारी वो चीजें जो हम इन्वेस्टर्स के लिए कर रहे हैं। मार्केट में ब्रोकर्स के लिए भी हमने एक फेयर तरीका रखा है कि वो इसी प्लेटफॉर्म के जरिए अपने सब के सब इन्वेस्टर्स को इस प्लेटफॉर्म पे ऑनबोर्ड कर सकते हैं, उनको ये सारी इंफॉर्मेशन ट्रांसपेरेंटली दे सकते हैं विदाउट मैनिपुलेटिंग एनीथिंग, एंड देन दे कैन मैनेज देयर पोर्टफोलियोज ओवर हियर। इस प्लेटफॉर्म पे लेजर और ट्रांजैक्शंस का कंप्लीट रिकॉर्ड मेंटेन होता है। इट्स अ कस्टोडियल प्लेटफॉर्म बेसिकली, जो हर प्रोजेक्ट को इवन आफ्टर इट्स कंप्लीशन मैनेज करके बताता रहेगा कि भाई इसमें कब कौन क्या ओन करता है। So even after the project is completed, its management, all of it, it is recorded over here. अगर अब डाउ प्रॉपर्टी के तहत एक बंदे ने चंद टोकन्स या चंद स्क्वायर फीट्स ले लिए, तो बड़ा कॉमन क्वेश्चन होता है कि इन स्क्वायर फीट्स के साथ वो क्या कर सकता है। सो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। आप एग्जांपल ये लें कि ये एक बिल्डिंग आ गई जिसके हमने टोकन्स क्रिएट कर दिए। इस टोकन को हम एक नॉन डिमार्केटेड स्क्वायर फीट कहते हैं कि ये एक स्पेसिफिक यूनिट या अपार्टमेंट उसने नहीं लिया, उसने चंद फुट लिए। सो इन फुट के साथ वो क्या कर सकता है। सो अगर एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है, सो इसके अंदर वो पहली चीज ये कर सकता है कि एक सस्ते रेट पे वो इस स्क्वायर फीट को एक्वायर करेगा, एंड वाइल द बिल्डिंग इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड उसका स्क्वायर फीट का रेट बढ़ता जाता है, बिकॉज इट इज अ फॉर्म चेंजिंग एसेट। एक बेयर पीस ऑफ लैंड कन्वर्ट हो रहा है इनटू हंड्रेड्स ऑफ अपार्टमेंट्स। इसमें सरिया लग रहा है, इसमें सीमेंट लग रहा है, इसमें लेबर लग रही है। दे आर डेवलपिंग दैट प्लेस from a bare land to hundreds of apartments. तो at each stage there is value addition और इसकी प्राइस बढ़ती है। So आप सस्ते रेट पे बाय लो और सेल हाई के तहत अपने फुटों को बेच सकते हैं। Once the building is completed, we rent it out. जब ये रेंट आउट होती है, इसका जो भी रेंट आ रहा होता है वो प्लेटफॉर्म पे ट्रांसपेरेंटली डिस्प्ले हो रहा होता है, और वो रेंट हर किसी को अपने प्रोपोर्शन के हिसाब से मिल रहा होता है। एग्जाम्पल बीइंग कि अगर एक प्रॉपर्टी का रेंट 100 रुपीज पर स्क्वायर फीट है, उसका एग्रीमेंट एवरीथिंग इज लिस्टेड ऑन द प्लेटफॉर्म। जिसके 10 फुट है उसको 1,000 रुपए मिल रहा है, जिसके 1,000 फुट है उसको लाख रुपए मिल रहा है। सो अकॉर्डिंग टू योर प्रोपोर्शन आपको रेंट मिल रहा है। थर्ड ऑप्शन इज कि आप ये फुट स्वैप भी कर सकते हैं, यानी एक बिल्डर है, उसके 2-3 प्रोजेक्ट्स हैं, आपको इस्लामाबाद के प्रोजेक्ट से निकल के लाहौर जाना है और वो बिल्डर उधर भी बिल्डिंग बना रहा है, तो यू जस्ट transfer these square feet back to that builder and you buy new ones in his new building. And इसके अंदर कोई टैक्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। This is something that's great. अगर हम इस सारी चीज के साथ एक और एग्जिट स्ट्रेटेजी देखें कि आप स्क्वायर फीट इकट्ठे करते करते आपके पास 1,000 पूरे हो गए, एंड यू सी अपार्टमेंट जो कि 1,000 स्क्वायर फीट का, एंड यू लाइक इट, सो यू कैन कन्वर्ट योर स्क्वायर फीट्स इनटू अ होल यूनिट एज वेल। Or if you have 500 square feet, you can convert them into a shop as well. So किसी भी equivalent asset के size के साथ आप उसको convert भी कर सकते हैं, and यही चीजें basically चाहिए होती हैं। So idea ये था कि हम
एक स्क्वायर फीट वाले ओनर को भी तमाम वो ऑप्शंस दें जो एक पूरे यूनिट वाले के पास होती हैं। जब कोई भी बंदा रियल एस्टेट खरीदता है या उसने बेच के प्रॉफिट लेना है तो यहाँ पे भी आप बेच सकते हैं, या उसने उससे रेंट लेना है तो यहाँ पे भी आप अपने प्रोपोर्शन के हिसाब ले सकते हैं, या वो अपनी एक चीज दे के दूसरी ले लेगा, घर दे दिया, प्लॉट्स ले लिए या शॉप ले ली, सो यहाँ पे भी आप ये चीज कर सकते हैं। एंड फोर्थ ऑप्शन इज कि आप तो इसको ऑक्यूपाई करना है, उसमें रहना है, तो आप यहाँ पे भी कन्वर्ट करके पूरा यूनिट बना के उसमें रह सकते हैं। नाउ आई वुड वांट टू डिस्कस डेवलपमेंटल रियल एस्टेट एज एन अपॉर्चुनिटी। सो रियल एस्टेट एक ऐसी एसेट क्लास है जो मुझे लगता है कि जब तक ह्यूमन काइंड एग्जिस्ट करती है इसकी डिमांड हमेशा रहनी है। हमें हॉस्पिटल्स चाहिए जो कि एक रियल एस्टेट है, हमें घर चाहिए रहने के लिए जो कि अगेन एक रियल एस्टेट है, हमें स्कूल्स यूनिवर्सिटीज चाहिए एजुकेशन और इन सारे पर्पसेस के लिए जो कि फिर एक रियल एस्टेट है, हमें शॉप्स चाहिए वो भी एक रियल एस्टेट है, हमें ऑफिसेज चाहिए ये भी एक रियल एस्टेट है। सो रियल एस्टेट इज अ कोर पार्ट ऑफ हाउ वी लिव, एंड इसकी डिमांड हमेशा रहनी है। सो इस डिमांड को मैच करने के लिए जितनी भी डेवलपमेंट हो रही होती है, आर विजन इज कि हम इस डेवलपमेंट को ज्यादा लोग इकट्ठे करके बेहतर तरह अचीव कर सकते हैं, एंड ऑल वी हैव टू डू इज शेयर द प्रॉफिट्स विद एवरीवन इक्वली with a fair system in place. So real estate के अंदर इस टाइम पे पाकिस्तान की जो मार्केट है, इट्स द बिगेस्ट कैपिटल मार्केट। स्टॉक मार्केट पूरी के अंदर 2.5 लाख लोग हैं। इतने सालों से वो चल रही है, तब भी क्यों? क्योंकि लोगों को नहीं समझ में आता। बैंक्स के अंदर भी बहुत कम लोग पैसे रखते हैं बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजंस जो हमने डिस्कस किए। डॉलर के अंदर भी लोग बहुत ज्यादा पैसे नहीं रखते। पीपल जनरली इन्वेस्ट इनटू रियल एस्टेट मोर एज कंपेयर टू ऑल दीज एसेट क्लासेस, क्योंकि इसका एक जेन्युइन यूज केस है। और वो यही है जो मैंने आप सबको बताएं। अभी तक पाकिस्तान की रियल एस्टेट के अंदर टोटल 5 मिलियन इन्वेस्टर्स हैं जो एग्जिस्ट करते हैं। 40,000 से 50,000 लोग एक्टिवली इन्वेस्ट करते हैं, बट ओवरऑल 5 मिलियन है जिन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है। Our vision and our aim is to create a whole new breed of investors, a whole new breed of real estate owners. हमने जो बिल्डिंग्स अभी क्रिएट करनी है वो अगले 100 साल की बिल्डिंग्स हैं, और अगर हम इस सारी चीज के अंदर नए लोगों को शामिल करेंगे, कलेक्टिवली हम उनके रिसोर्सेज को पूल इन करके अच्छी चीजें बना सकेंगे जो उनकी ही इस्तेमाल में आनी है कल को। उन्हीं के लिए यूजर सेंट्रिक अप्रोच और आप कह लें डेटा ड्रिवन अप्रोच लेके अगर हम चलेंगे तो दैट इज द बेस्ट थिंग दैट वी कैन डू फॉर आवरसेल्व्स, फॉर द कम्युनिटी एंड फॉर द इकोनॉमिक सिस्टम दैट इज इन प्लेस फॉर आवर कंट्री एज वेल। सो एक सक्सेस स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। दिस इज ऑफ मनाहिल। सो शी इज अ लॉयर, एंड अमूमन लड़कियां जो हैं उनको इन्वेस्टमेंट्स और इस सारी चीज से बड़ा दूर रखा जाता है। सो शी वाज ऑन हर इन्वेस्टमेंट जर्नी, जिसपे हमारे प्लेटफॉर्म पे आने से पहले शी यूज टू जस्ट सेव हर मनी, और वो एक कमेटी डालती थी जिसमें वो पैसे जो है जितने जमा कर रही होती थी हर महीने, साल के एंड पे उन्हें उतने ही मिल रहे होते थे। सो अगर आप इसको थोड़ा लॉजिकली ब्रेक डाउन करें तो साल में पेट्रोल भी महंगा हो जाता है, डॉलर का रेट भी ऊपर हो जाता है, सोना भी ऊपर चला जाता है, बट कमेटी में आप जितने पैसे डाल रहे हैं आपको मुड़ के उतने ही वापस आ रहे होते हैं। सो मनाइल ने आज से 4 साल पहले हमारे साथ एलिमेंट्स के अंदर 25,000 से अपनी पहली इन्वेस्टमेंट की, और उस टाइम के ऊपर एलिमेंट्स में 5 स्क्वायर फीट एक्वायर किए। इस पर्टिकुलर टाइम के ऊपर मनाहिल हैज पूल्ड इन मल्टीपल टाइम्स, काफी दफा बल्क पेमेंट्स भी की, एंड शी ओन्स अराउंड 80% ऑफ a one whole apartment. And this is something that we envision for all of you in this webinar and all other people that still don't know about Dow PropTech, कि आप इतनी छोटी सी अमाउंट से कंसिस्टेंटली पूरा अपनी एसेट ओनरशिप की जर्नी को कितना जल्दी पूरा कर सकते हैं आपको अंदाजा भी नहीं है, और क्या गेन्स आप बना सकते हैं उसका भी आपको अंदाजा नहीं है। सो विल लुक एट द गेन्स पार्ट बिल्कुल इसके बाद। सो this was our mission, and this is something that I am very passionate about myself as well. I'll take all your questions एक चीज दिखा के। So हम लोगों की एक there's this movement that we promote a lot. So FIRE movement उसे कहते हैं, and FIRE means financially independent retire early. We all have that dream कि यार हम लोगों ने इस टाइम के ऊपर अपने पैसों को अगर वाइजली इन्वेस्ट कर दें
और सेव करते रहें, तो हम अपने 40s के अंदर रिटायर होना चाहते हैं। बाय रिटायरिंग वी डू नॉट मीन कि 40 के बाद काम कुछ नहीं करना, बट वी वांट कि हमारे जो मेजर खर्चे हैं दे टेकन केयर ऑफ। तो वो तभी होंगे जब हमारे पास इतना इनफ कैपिटल होगा कि वो हमारे लिए एक अच्छी पैसिव इनकम जनरेट करे। जब भी कोई बंदा बिजनेस करता है, अच्छे पैसे कमाता है, इन द एंड दे पार्क देयर मनी इन रियल एस्टेट, ताकि उनको अच्छा सा रेंट आ जाए, उनके पास अपना घर हो रहने के लिए। एंड देन देयर लाइक कि हमारे सर से ये बर्डन तो उतर गया कि रहना कहाँ है, खाना कहाँ से, और बाकी सारे खर्चे कैसे निकालने। सो इस कैलकुलेटर पे व्हाट आई वांट टू शो यू इज कि अगर हम 10-15 साल के लिए छोटी छोटी कंसिस्टेंट एफर्ट्स करें तो वो क्या हमारे लिए जनरेट कर सकती हैं। आई वुड वांट टू शो यू गाइस दिस। So let's just quickly go to the calculator and see कि ये क्या बनाता है। So अगर हम एक 10 लाख की इन्वेस्टमेंट अमाउंट को कंसिडर करें इनिशियली, हम इन नंबर्स को चेंज करके भी देखेंगे, और 25,000 महीने का डेडिकेटेड इधर सेव कर देंगे, यार ये मेरा रिटायरमेंट फंड है, ये मैं पैसे जो है रियल एस्टेट के अंदर पार्क करता जा रहा हूँ, एंड आई विल सी कि ये क्या अमाउंट बनती है। सो फॉर 20 years आपने 7 million रुपीज यहाँ पे लगा दिए, जो आपने पैसे सेव करके लगाए। अगर इसको हम 28% की ग्रोथ दें ईयर ऑन ईयर, जो हमने देखी कि यार सेंटोरस के केस में भी देखी, वैसे भी रियल एस्टेट के अंदर ऑन एवरेज इतनी देती है। आप हमारे प्लेटफॉर्म को विजिट करेंगे तो आपको काफी सी प्रॉपर्टीज नजर आएंगी जो इस पर्टिकुलर ग्रोथ के साथ वहां पे ऑफर हो रही हैं। सो आपके जो 7 million है ये 32.9 करोड़ बन सकते हैं, एंड दीज आर द इंटरवल्स जिन पे ये सारी चीज हो रही है। सो अगर आप देखेंगे दिस नंबर कीप्स ऑन ग्रोइंग एंड गेटिंग बिग एंड बिग एज द ईयर प्रोग्रेसेस। सो अगर हम यहाँ पे लेट्स सपोज 1 लाख की अमाउंट डालें, जो कि हर किसी के लिए शायद मैनेज करना इतना मुश्किल नहीं है, और 25,000 मंथली डेडिकेट कर दें, तो भी हमारे पास 20 करोड़ बनता है इन दी एंड। व्हाट दिस टेल्स अस इज, एंड मैं आपको इसको एक रियल टाइम एग्जांपल के साथ रिलेट करके बताता हूँ कि basically there are small efforts that compound over time. अगर हम फिटनेस की एग्जांपल ले लें, आई वेंट थ्रू अ वेट लॉस जर्नी। मैंने बहुत हेवीली जिम और बहुत ज्यादा डाइट और ये सारी चीजें की। सो इट वाजंट दिस कि मैंने 48 आवर्स भूखा रहा तो मेरा वेट नीचे गया, या मैंने एक दिन में 8 घंटे या 10 घंटे जिम किया तो मेरी बॉडी बन गई। इट वॉज दैट स्मॉल कंसिस्टेंट एफर्ट दैट आई यूज टू डू एवरी डे। वो रोज का कैलोरी डेफिसिट में जाना, रोज का कंसिस्टेंटली आप कह लो डाइट वाला खाना खाना, बोरिंग खाना खाना, हर दिन का 40 मिनट का, घंटे का वर्कआउट करना, दैट वाज समथिंग दैट इफेक्टेड माय बॉडी, एंड यू नो मुझे अपनी वेट लॉस जर्नी में उसने हेल्प किया। मैंने तकरीबन 20 kgs लूज किया था इन 5 मंथ्स। सो अगर हम इसी चीज को फाइनेंशियल एस्पेक्ट से भी देखें, तो एक दिन आपका 70 लाख इकट्ठा इन्वेस्ट कर देना आपको 20-30 करोड़ पे नहीं पहुंचाएगा, लेकिन वो हर महीने का कंसिस्टेंट डेडिकेटेड इस अमाउंट को सेव करना, ये जरूर आपको, इट कैन टेक यू अ लॉन्ग वे। सो आई विल एंड द सेशन ऑन दिस। आई विल आस्क साद टू आस्क मी ऑल द क्वेश्चंस जो लोगों ने हमारे साथ स्लाइडों पे शेयर किए हैं, एंड आई लव टू आंसर दोस। Thank you for Basim for this great presentation. We do have a few questions. हम बस क्वेश्चन स्क्रीन शेयर करते हैं। इन द मीन टाइम काफी सारे लोगों के हाथ खड़े हुए हैं, तो अगर आपका क्वेश्चन है तो आप सेकंड लिंक को क्लिक करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हम क्वेश्चन स्क्रीन बस शेयर कर रहे हैं। अच्छा जी, सो आई विल आंसर द क्वेश्चंस जिस तरह से ये प्रेजेंट हो रहे हैं। आप अपने इस लिंक के अंदर सारे क्वेश्चंस ऐड करते जाएं, तो आई विल आंसर दोज वन बाय वन। आपको जो भी सवाल सबको बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है, यू गाइस कैन लाइक दैट, ताकि वो क्वेश्चन जो है सबसे ऊपर आ जाए और उसको मैं ऑन प्रायोरिटी आंसर कर दूं। अगर कोई क्वेश्चंस रह जाएंगे तो वो हम यहाँ पे भी कर लेंगे। वी हैव 9 क्वेश्चंस सो फार। सो आपने एक क्वेश्चन है, हाउ डू यू मैनेज रिस्क इन्वॉल्व विद इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, व्हाट इज द नेचर ऑफ रिस्क इफ एनी दैट इज एसोसिएटेड विद इन्वेस्टमेंट इन डाउ। सो सबसे पहले तो रियल एस्टेट के रिस्क्स को हम देखते हैं। सो रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्ट करने में सबसे पहले 2-3 रिस्क्स होते हैं। एक ये होता है कि अगर मैं एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के अंदर इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ, तो लीगल चेक्स मेरे पूरे या नहीं। सो दैट इज नंबर वन। नंबर टू ये है कि जो बनाने वाला है, इज ही केपेबल इनफ कि वो ये बिल्डिंग बना सकेगा या नहीं।
थर्ड इज कि आप कहते हो कि ठीक है मैं एक बनती हुई चीज ले रहा हूँ, उसकी अभी क्या प्राइस है, उसकी मार्केट में अभी उसके कंपेटिटिव प्रोडक्ट्स की क्या प्राइस है, अगर मैं आज उसे सस्ता खरीदूंगा तो मैं कल को महंगा बेच पाऊंगा। सो एक प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू है। एंड देन फोर्थ इज कि उसको यूज या यूटिलाइज कौन करेगा। सही है। सो अब मैं आपको थोड़ा बहुत इन डिटेल ये एक्सप्लेन करता हूँ। सो हमारे प्लेटफॉर्म पे जो भी प्रोजेक्ट्स हैं जो लिस्ट हुए हैं, उन सब के सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स आपको मिलेंगे। सो लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं क्या, मैं वो भी आपको एलैबोरेट करता हूँ। एनओसीज सारे आपको मिलेंगे। हर प्रोजेक्ट को हमने एक सेपरेट कंपनी बना के रजिस्टर करवाया हुआ है विद एसईसीपी। सो वी डोंट वर्क विद एनी डेवलपर जो एक सेपरेट कंपनी या सेपरेट एंटिटी बना के प्रोजेक्ट की लैंड को उस पर ट्रांसफर नहीं करता। क्योंकि द बिगेस्ट इशू इज कि अगर लोग, कोई एक सिंगल बंदा लोगों की इन्वेस्टमेंट के पैसे लेके भाग जाए और प्रोजेक्ट की लैंड भी उसी के नाम पे हो, तो बेसिकली द कॉन्ट्रैक्ट्स वी हैव दे मीन नथिंग। सो व्हेन समवन पेज, वो डायरेक्टली उसी कंपनी में पैसे जमा कराते हैं जिस कंपनी के नाम पे उस प्रोजेक्ट की लैंड जो है वो ट्रांसफर्ड होती है। दैट कंपनी इज रजिस्टर्ड विद एफपीआर, दैट कंपनी इज रजिस्टर्ड विद एसईसीपी। एंड वो कंपनी के अंदर डाउ प्रॉपटेक भी एज अ मैनेजिंग पार्टनर आता है, जिसका सिर्फ रोल ये होता है कि यार वो ओनरशिप जो ट्रांसफर होती जा रही है लोगों को, उसको मैनेज करेगा। फिर इस सारी चीज के साथ एक अकाउंटेबिलिटी का चेक हम ये रखते हैं कि जितने भी इन्वेस्टर्स और लोग आ रहे हैं और वो पैसों को इन्वेस्ट करते जा रहे हैं, तो उसके जो फंड्स हैं वो उन माइलस्टोन्स में यूज हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो अगर आपको हर महीने, 2 महीने, 3 महीने के बाद एक वीडियो अपडेट मिल रही है और आपको नजर आ रहा है कि यार लेट्स सपोज आधी बिल्डिंग बिक गई है और आधी बन गई है, सो यू नो दैट फंड्स आर बीइंग यूज्ड इन दैट बिल्डिंग। अगर वो नहीं होगा, डिस्क्रिपेंसी होगी, तो भी वो आइडेंटिफाई हो जाएगा। थर्ड चीज जो है वो हमने की कि डेवलपर की क्रेडिबिलिटी। सो द डेवलपर्स दैट वी हैव ऑन बोर्ड, हमने बहुत सिलेक्टिव लोगों के साथ काम किया। हमारे पास अभी इस टाइम पे 7-8 प्रोजेक्ट्स हैं। और मैं आपको बताता हूँ कि वी हैव अ पाइपलाइन ऑफ अराउंड 80+ प्रोजेक्ट्स, लेकिन हमने उन सबको नहीं अपने प्लेटफॉर्म पे लेके आए बिकॉज ऑफ 2 रीजंस। एक, डेवलपर की क्रेडिबिलिटी, कि जिसके साथ काम करें ही शुड बी केपेबल इनफ कि वो पब्लिक फंड्स को अच्छी तरह यूटिलाइज भी करे टू इट्स बेस्ट पोटेंशियल और वो चीजें डिलीवर भी करे। सो ताहिर बिल्डर्स और ताज बिल्डर्स हमारे साथ काम कर रहे थे, 101 ग्रुप इज विद अस। सो दे हैव अ ह्यूज पोर्टफोलियो, दे वर्किंग लॉन्ग वे बैक, 70 से काम कर रहे हैं, काफी सारे डिलीवर्ड प्रोजेक्ट्स हैं। और इस टाइम पे जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हमारे पास हैं वो आरिफ हबीब ग्रुप का है, जिनका डॉल्मेन मॉल भी है। देर मेकिंग ग्लोब रेजिडेंसी के नाम से अपार्टमेंट्स, जिसके अंदर मीजान बैंक के अराउंड 3 अरब के म्यूचुअल फंड्स भी इन्वेस्टेड हैं। सो वीर ब्रिंगिंग टॉप ऑफ द लाइन मोस्ट सर्टिफाइड वेरीफाइड प्रोजेक्ट्स एंड ह्यूज नेम्स। सिल्वर ओक्स हमारे पास आ रहा है, लिस्ट हो रहा है। सो दीज वर द बिल्डिंग्स जिसके अंदर पहले आप लोगों के पास, किसी के पास भी अपॉर्चुनिटी नहीं थी कि वो इस तरह से इन्वेस्ट कर सके। एंड इस बिल्डिंग को एट द एंड लास्ट रिस्क ये होता है कि कोई यूज करेगा या नहीं करेगा। सो डे वन के ऊपर ही हम, जब बिल्डिंग हमारे पास आती है तो हम उसका सबसे पहली चीज यूज केस एनालिसिस करते हैं। लेट्स सपोज जीटी रोड की एग्जांपल लें, तो यहाँ पे गीगा मॉल के इर्द गिर्द 6-8 मॉल्स, 10 मॉल्स बन रहे हैं इन 6 किलोमीटर विसिनिटी। सो एन 11th मॉल वुड नॉट मेक सेंस। दैट पर्टिकुलर मॉल अगर वहां पे कोई बना रहे तो वो शायद फ्लॉप हो जाए, क्योंकि इतनी मॉल्स की वहां पे जरूरत ही नहीं है, इतने पाकिस्तान पूरे में ब्रांड्स नहीं है। सो हम लोग पहले ये देखते हैं कि उस पर्टिकुलर जगह में रिक्वायर्ड क्या है और फिर वो चीज बनाएं। सो हमारे केस में हमने नथिया गली में एक रिजॉर्ट बनाया था क्यूट के नाम से, कंटेनर बेस्ड। वो पूरा रिजॉर्ट 90% प्लस ऑक्यूपेंसी पे ऑपरेट कर रहा है फॉर द पास्ट 2 इयर्स। हम लोगों ने कोवर्किंग स्पेसेस बनाई, दफ्तर खान ने उन्हें एक्वायर कर लिया फॉर 10+ इयर्स। सो हमारा हर इन्वेस्टर सेफ है कि यार एक ब्रांड आ गया, वो हमें रेंट दे रहा है। सेज फ्रेट लाहौर में हमारे एक प्रोजेक्ट के अंदर एक टेक कंपनी है दैट हैज लीज्ड आवर स्पेस फॉर 5 इयर्स। सो हमारा, हम जिस जगह पे जो चीज भी बना रहे होते हैं उसका एंड यूजर पहले ढूंढ लेते हैं। हमारी एक बिल्डिंग यहाँ इस्लामाबाद बहरिया में बन रही है, एलिमेंट्स, अभी इट्स अंडर कंस्ट्रक्शन, उसका सिर्फ स्ट्रक्चर बना है और रूमी होटल जो है F6 में, उसने हमारे साथ 10 इयर्स का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। सो जब चीज यूजर सेंट्रिक होती है और यूजर ड्रिवन होती है कि किसके लिए बना रहे हैं ये क्लियर है, तो ये रिस्क भी मिटिगेट हो जाता है। सो रिस्क हमेशा होते जरूर है। इट्स ऑलवेज बेस्ट टू नो व्हाट द रिस्क्स आर एंड हाउ दे आर मिटिगेटेड। सो ये हमारा तरीकेकार था।
अब आपने बताया कि आर ऑल योर वेल्थ प्रिडिक्शंस बेस्ड ऑफ फोरकास्टिंग टेक्निक्स। सो रियल एस्टेट के केस में मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग किस तरह से चीज़ों को वैल्यूएट करते हैं। सो हम लोगों ने एक MIT का कोर्स किया था जिसमें वी लर्न हाउ रियल एस्टेट वर्क्स। सो लोग जनरली कहते हैं कि रियल एस्टेट एक हवाई रोजी है, और अक्सर ऐसे कहते हैं कि तुक्का मारते हैं कि यार ये ले लो, ये ऊपर चला जाएगा, ये डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा। बट व्हाट वी लर्नड वाज कि हमने MIT का जब एक कोर्स किया तो उसमें हमने 5 तरीके सीखे। हम लोगों का जो एक तरीका था वो रेंट से प्रॉपर्टी की वैल्यू निकालने का था। एक तरीका हमारा इन्फ्लेशन और ग्रोथ रेट के नंबर बेसिकली उसमें इनपुट करके उससे तरीका था निकालने का। एक हमारा जो तरीका था वो रिप्लेसमेंट कॉस्ट का था कि अगर प्रॉपर्टी के डिफरेंट कंपोनेंट्स की हम कॉस्ट निकाल लें कि लैंड प्राइस क्या है, कंस्ट्रक्शन की प्राइस क्या है, ओवरहेड्स क्या है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या है, तो हम निकाल सकते हैं। एंड दो तरीके और भी थे कि एक बैंक के रेट से हम वैल्यूएट कर सकते हैं और एक कंपैरिजन से कि साथ वाली चीज इतने की है तो ये भी इतने की होगी। पाकिस्तान में जनरली लोग सिर्फ इससे वैल्यूएट करते हैं कि साथ वाली चीज इतने की है तो ये इतने की होनी चाहिए। इन टेक्निक्स और इन वेज के ऊपर आई विल हैव अनदर होल वेबिनार जिसमें मैं समझाऊंगा कि हम लोग किस तरह से वैल्यूएट करते हैं। सो इसके ऊपर कुछ वीडियो कंटेंट भी आई एम मेकिंग, सो आई विल शेयर दैट विद ऑल ऑफ यू एज वेल। फिर क्वेश्चन है हाउ एंड व्हेन कैन यू सेल योर एरिया। सो हम लोगों ने कुछ बेसिक रूल्स डिफाइन किए हैं इस गेम के। आप जब भी कुछ स्क्वायर फीट्स लेते हैं मिनिमम 1 साल का होल्डिंग पीरियड होता है। क्यों? क्योंकि रियल एस्टेट एक ऐसी एसेट क्लास है जिसके अंदर लोग अपनी जनरेशन्स की वेल्थ पार्क कर रहे होते हैं और वो बड़े लॉन्ग टर्म लेके चलते हैं, 5 साल, 10 साल, 15 साल। वो हम मीम्स भी देखते हैं कि किसी के दादाजी ने एक प्लॉट या घर उस जमाने में लिया था 18 लाख का, आज 18 करोड़ का है। सो उस 18 करोड़ के होने में उसको बड़े साल लगे होते हैं। सो वी डू अंडरस्टैंड कि लोगों के कुछ शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं। एंड फॉर दैट व्हाट वी हैव डन इज कि हमने हर साल के एंड में एक लिक्विडिटी विंडो दी है। सो यू कैन सेल योर एरिया इन दैट लिक्विडिटी विंडो। 60 to 90 डेज का टाइम होता है जिसके अंदर वो चीज लिक्विडेट हो जाती है। हमने प्लेटफॉर्म पे एक मार्केट प्लेस बनाई हुई है, वो आपके लिए अनलॉक हो जाती है, आप उधर अपना ऑर्डर लिस्ट कर सकते हैं, आप अपनी चीज को बेच सकते हैं। हम लोग भी उसको लिक्विडेट करने में हेल्प करते हैं। वी हैव आवर ओन पूल एज वेल, और हम उससे इसको लिक्विडेट करते हैं। अभी तक के अगर कुछ स्टैट्स आप लोगों को बताऊं तो हम लोगों ने 800 मिलियन, 80 करोड़ प्लस लोगों को इन PKR लिक्विडेट करके दिया है। 30% का एवरेज गेन दिया है हर साल का, और 45 डेज के अंदर लिक्विडिटी दी है। दीज आर प्रिटी अमेजिंग नंबर्स एंड इट वाज ऑल पॉसिबल बिकॉज ऑफ दिस टोकनाइज्ड प्लेटफॉर्म कि हर बंदा किसी भी अमाउंट से इसका हिस्सा बन सकता है। एक क्वेश्चन है कि कैन वी इन्वेस्ट लेस देन 50,000? यू कैन। आप 1 स्क्वायर फीट से भी शुरू कर सकते हैं। हमारा प्लेटफॉर्म पे 1 स्क्वायर फीट इज अराउंड 16,000 रुपीज। अगला क्वेश्चन भी यही है कि मिनिमम अमाउंट क्या है। फिर है कैन आई बाय एन अपार्टमेंट फॉर माई सेल्फ टू लिव इन थ्रू दीज लिटिल इन्वेस्टमेंट्स? सो यस, लाइक आई एक्सप्लेन कि एक एग्जिट यही है कि अगर आपके इनफ टोकन्स या स्क्वायर फीट्स इकट्ठे हो गए तो आप उनको कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू एन अपार्टमेंट। और जब आप अपार्टमेंट में कन्वर्ट कर लें तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि यार फर्स्ट फ्लोर पे फर्स्ट अपार्टमेंट मेरा हो गया। अब आप उसको ताला मार के रखें, आप उसको रेंट आउट करें, आप उसमें खुद रहें, इट्स all yours. Actually, what if someone has only few square foot and he wants to sell those to other? How will your firm make this transaction possible? So I already explained कि marketplace के through और अपने fund के through हम इसको करते हैं, और उसके stats भी मैंने आप सबको बताए। Does Pakistan legal system support such possession mechanisms? What happens if there is a conflict and your company liquidates its business? So बिल्कुल। So ये चीज पहले भी हो रही थी, बस डिजिटली नहीं हो रही थी, और इसकी कोई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं थी, कोई लोगों को इतनी इंफॉर्मेशन क्लैरिटी से दी नहीं जाती थी। अगर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूं, अगर आप सेंटोरस के फूड कोर्ट की एक एग्जांपल ले लें। फूड कोर्ट के अंदर देयर आर मल्टीपल स्क्वायर फीट्स, और अक्सर लोग उसको शेयर करके ले रहे होते हैं, बट वी डोंट नो कि टोटल फुट कितने, उसमें से कौन से फुट कौन ओन कर रहा है, कितना रेंट आ रहा है। ये शेयर्ड स्पेसेस और शेयर्ड चीजों का कॉन्सेप्ट तो काफी पुराना है। इसी तरह घर भी जब एक 3 बंदों के नाम ट्रांसफर होता है और वो 3,000 स्क्वायर फीट का है, तो हमें नहीं एग्जैक्ट पता होता कि हर बंदे के 1,000 फुट हैं या किसी बंदे के 1,500 हैं, किसी के 2,000 हैं। वो बस तीनों का नाम लिखा होता है। ये सारी चीजें कन्वेंशनली पहले भी हो रही थी,
हमने सिर्फ उसको डिजिटली रिप्रेजेंट करके लोगों को ट्रांसपेरेंटली दिखाया है। इस सारी चीज के साथ आपका ये क्वेश्चन था, व्हाट इफ आवर सिस्टम फेल्स और डाउ प्रॉप्टेक की लेट्स सपोज जो है ना खत्म हो जाता है। सो हमने इसकी स्ट्रक्चरिंग इस तरह से की है कि लोगों की इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्टेड रहेगी रिगार्डलेस ऑफ वट एवर हैपन्स। सो मैंने जिस तरह आई ट्रैक बैक टू समथिंग दैट आई सेड अर्लियर एज वेल, कि जब भी हम एक प्रोजेक्ट बनाते हैं हम उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की एक सेपरेट कंपनी और एसपीवी बनाते हैं। उस एसपीवी के नाम पे उसकी लैंड ट्रांसफर होती है। जब भी एक बंदा इन्वेस्ट करता है तो वो उस कंपनी को ही पैसे देता है। सो नो वन गिव्स मनी टू डाउ प्रॉपटेक, नो वन गिव्स मनी टू एनी थर्ड पर्सन। आप डायरेक्ट उस एंटिटी को पैसे देते हो जिस एंटिटी ने आपको वो स्क्वायर फीट्स अलॉट करने और वो ट्रांसफर करने। सो वो जब आपके नाम पे ट्रांसफर हो जाते हैं, अगर डाउ प्रॉपटेक ना भी रहे, you still have a legal document, you still have a legal claim to that particular property, और आपके वही options हैं, you can sell, you can let's suppose buy more and convert into a whole unit, you can receive a rent. So ये सारी चीजें they still stay intact and in place. However, the way we're working, it's a very long term approach and we're in it for the long haul. So yeah. एक क्वेश्चन और है कि व्हाट इज द लीगल फ्रेमवर्क, व्हाट इज डाउ प्रॉपटेक गोइंग बैंकरप्ट। सो ये मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से चलेगी। बाकी डाउ प्रॉपटेक इज रजिस्टर्ड विद एसईसी, पीएफबीआर एंड एवरी अथॉरिटी एज वेल एज अ टेक प्लेटफॉर्म। और जितने भी डेवलपर्स हमारे पास आते हैं वी मेक श्योर कि वो सब भी इन सारे इदारों के साथ रजिस्टर्ड हो। अच्छा, it's been 3 years that real estate market has been stuck. How do you ensure profit in such situations? So काफी मजेदार क्वेश्चन है। एक कोट भी याद आ रहा है, एंड दैट कोट इज दैट बी fearful then when others are greedy and be greedy when others are fearful. So ये पर्टिकुलर वो टाइम है जिस टाइम के अंदर लोग जो है इकोनॉमिकली जब स्ट्रेस्ड होते हैं। सो इकोनॉमिकली लोग कब स्ट्रेस्ड होते हैं इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। जब बैंक के इंटरेस्ट रेट्स बढ़ जाते हैं तो बोरो करना पैसे बड़ा मुश्किल हो जाता है। और बैंक के इंटरेस्ट रेट्स जब बढ़ जाते हैं तो काफी से बिजनेसेस क्लोज डाउन भी होने लग जाते हैं बिकॉज दे कैन नॉट बोरो मनी। प्लस व्हेन दे सी कि बैंक इतना अच्छा रिटर्न ऑफर कर रहा है तो देर लाइक यार बिजनेस में भी तो हमें 30% 35% मिल रहा है, तो हम इतनी ख्वारी क्यों करें एक्स्ट्रा 5% 10% के लिए। लेट्स जस्ट कीप आवर मनी इन द बैंक एंड रिलैक्स। सो लोग अपने बिजनेसेस को क्लोज डाउन करना शुरू करते हैं और अपने पैसों को बैंक्स में रखते हैं। वंस दे कीप देयर मनी इन द बैंक और बिजनेसेस क्लोज डाउन होते हैं तो काफी से लोगों की नौकरी भी चली जाती है। ओवरऑल जो इकोनॉमी है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही होती है बिकॉज इकोनॉमिक सिस्टम इस तरह से डिजाइंड होता है कि वन मैन्स स्पेंडिंग इज अनदर मैन्स अर्निंग। अगर हम एक जगह नौकरी करके अच्छे पैसे कमाएंगे तो हम कपड़े भी खरीदेंगे, तो हम ग्रोसरी भी खुल के करेंगे, तो हम शॉपिंग भी करेंगे, बाकी सारी चीजें भी लेंगे। हमारे साथ हमारे घरों में एसोसिएटेड लोगों को भी सैलरीज और खर्चे मिलेंगे, पॉकेट मनी मिलेगी। लेकिन अगर हमारी नौकरी चली जाएगी तो ये सब खत्म हो जाएगा और फिर जहां हमने चीज पैसे स्पेंड करने थे वहां पे भी एक कॉन्ट्रैक्शन वाला एक आप कह लें इफेक्ट आएगा। सो जब भी इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं और इन्फ्लेशन बढ़ती है तो ये कॉन्ट्रैक्शन वाला इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। जब इन्फ्लेशन का नंबर कम होना शुरू हो जाता है, और वो कम तभी होता है जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं और लोग पैसे स्पेंड करना कम करते हैं, देन व्हाट हैपेंस इज कि आपका इंटरेस्ट रेट नीचे आना आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो जाता है। सो अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि हमारी 30% पे इन्फ्लेशन जब गई हुई थी तो बैंक ने 22% देना शुरू किया हुआ था। वही इन्फ्लेशन का नंबर जब 14% पे आ गया तो बैंक 20.5 पे आ गया। वही इन्फ्लेशन का नंबर जब 11.9 पे आया तो बैंक्स 19.5 पे आ गए। वही इन्फ्लेशन का नंबर जब 9% पे आया तो बैंक 17.5 पे आ गए। अब वही इन्फ्लेशन का नंबर 6.9% पे चला गया। तो आपका जो इंटरेस्ट रेट है इट इज अबाउट टू गो फर्दर डाउन। हिस्टोरिक एवरेज जिस तरह हमने डॉलर गोल्ड की प्राइसेस की देखी तो इन्फ्लेशन के नंबर की 8% है और बैंक के रेट की उसके हिसाब से 10-11% बनती है, जो हमने इधर अभी देखी भी थी कि यार ये हमारा हिस्टोरिक बैंक का रिटर्न है। सो अगर अगर हम ये देखें कि अभी इकोनॉमी किस डायरेक्शन में हेडेड है, सो इंटरेस्ट रेट्स नीचे आ रहे हैं एंड प्रॉपर्टी प्राइसेस आर अबाउट टू पिक अप।
this is the best time to buy, and इस particular time पे you can avail the best deals in the market as well. So ये बाकी on our platform हमने बड़ा सिंपल रखा हुआ है to give value to people. अगर आप एग्जाम्पल लें एक प्लेटफॉर्म की, जिस तरह बुकमी है या booking.com है, वहां पे क्योंकि लोग ज्यादा होते हैं तो दे आर एबल टू फेच द बेस्ट प्राइसेस फ्रॉम द मार्केट, और दे इंश्योर कि वो सबसे सस्ती हो। जिस तरह पीसी होटल के ऊपर वेबसाइट पे भी और उधर से भी मुझे वो रेट और प्राइस नहीं मिल रही थी जो मुझे booking.com से मिल रही थी जब मैं बुक कर रहा था। सो इसी तरह हमने भी अपने प्लेटफॉर्म पे जिन प्रोजेक्ट्स को इतना मिटिकुलसली सिलेक्ट किया है, उनकी प्राइसेस भी मेक श्योर आर बेस्ट एंड हमारी कम्युनिटी के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है। फिर there's a question, there is one Centaurus in Islamabad, how can you ensure that every building is equally profitable considering the economic situation of Pakistan? So economic situation तो मैंने आपको बता दी है, it goes in cycles. अप टाइम भी आता है, डाउन टाइम भी आता है। देर आर प्लॉट्स दैट वर वंस 25 लाख की वर्थ, दे वेंट टिल 75 लाख रुपीस, और अभी वो थोड़ा डाउन आके फिर से 50 लाख के ऊपर आए हुए। बट नोट कि अभी भी उस 25 लाख से नीचे नहीं है। ये प्रॉफिटेबिलिटी में जरूर फ्लक्चुएशन है, बट ओवर अ लॉन्ग टर्म पीरियड रियल स्टेट इज ऑलवेज गिविंग यू गुड रिटर्न्स। इस चीज को हम एक ही तरह इंश्योर कर सकते हैं, अगर हम जो रियल स्टेट बना रहे हैं उसको हम ये इंश्योर कर लें कि दिस विल बी इन डिमांड, इसको यूज करने वाला हमेशा बैठा होगा और वो यूजर सेगमेंट आइडेंटिफाइड है, तो वो बिल्डिंग और वो इन्वेस्टमेंट हमेशा प्रॉफिटेबल होगी। सो जिस तरह हमने एक चीज आइडेंटिफाई की, मैं आपको अपनी स्टोरी से बता देता हूँ कि जब भी लोग एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग में रहना चाह रहे होते हैं तो उनको नीचे कमर्शियल दुकानें नहीं पसंद होती, उनको ये नहीं अच्छा लग रहा होता कि वो उनकी फैमिली उन दुकानों के बीच में से ऊपर गुजर के जाए। सो लोगों को बिल्डिंग के अंदर स्विमिंग पूल चाहिए होता है, उन्हें अच्छा लग रहा होता है, उन्हें जिम चाहिए होता है, उन्हें पार्किंग अंडरग्राउंड चाहिए होती है। सो हम लोगों ने जब एक बिल्डिंग रेजिडेंशियल डिजाइन की तो वी टुक फीडबैक फ्रॉम ऑल द एमबीएज ऑफ लम्स, नस्ट, उस पर्टिकुलर टाइम के ऊपर, और कुछ लोग और हमारा आइडिया ये था कि यही लोग कल को जाके इनकी इतनी स्पेंडिंग पावर होगी जो इस बिल्डिंग में रहना चाहेंगे, तो वी शुड डिजाइन इट फॉर देम। सो हमने एक पूरा प्रोजेक्ट जो है वो इस पर्टिकुलर लिहाज से डिजाइन किया। कमर्शियल जब हमने करना था और ऑफिस की बिल्डिंग बनानी थी तो हमने पूरी एक डेडिकेटेड बिल्डिंग ही फ्रॉम लोअर ग्राउंड टिल द टॉप 4th 5th 6th फ्लोर, वो सारी की सारी कमर्शियल बनाई जो कि ऑफिस की बिल्डिंग थी। देयर वाज नो रेजिडेंशियल इन इट। सो यू आइडेंटिफाई कि किस जगह पे क्या चीज रिक्वायर्ड है और फिर आप उस यूजर सेगमेंट के लिए वो चीज बनाते हो। वंस इज कस्टम मेड फॉर दैट पर्टिकुलर यूज केस, इट इंश्योर्स कि वो चीज जो है अच्छी तरह से चले और प्रॉफिटेबल हो। अच्छा, व्हाट इज द गारंटी दैट शॉप विल गेट अ टेनेंट एंड दैट रेंट? सो ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया। गारंटी तो कभी कोई भी नहीं होती। जब भी आप किसी जगह पे इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, इट्स ऑलवेज अ रिस्क कि उस जगह पे कौन आएगा नहीं आएगा। वो रिस्क कितना कैलकुलेटेड है ये चीज डिटरमिन करती है। ऑन आवर प्लेटफॉर्म अगर आपको डे वन पे एक ऐसी प्रॉपर्टी मिल रही है जो 10 साल के लिए लीज्ड आउट है तो आपको ये टेंशन नहीं है। लेकिन अगर एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है जिसका अभी नहीं पता कि उसे कौन यूज करेगा या कौन लेट्स सपोज इसको इसमें रहेगा, तो दिस इज अ क्वेश्चन मार्क ओवर देयर। So what about liquidity? And it's the main problem in real estate investment. So liquidity issue tokenization से ही solve होता है। So देखें, अगर मैं आपको बोलूं कि आपने 1 करोड़ रुपए की चीज ले ली है, 1 करोड़ रुपए का बंदा ढूंढने में आपको मुश्किल हो सकती है। बट अगर उस 1 करोड़ रुपए की चीज को भी मैंने ऐसे तोड़ दिया है कि उसमें 50,000 वाला भी इन्वेस्ट कर सकता है, 10,000 16,000 वाला भी कर सकता है, लाख वाला भी कर सकता है, 5 लाख वाला भी कर सकता है, 50 लाख वाला भी कर सकता है। सो नाउ यू हैव अ वाइडर ऑडियंस, और ये पर्टिकुलर इशू ऐसे ही एड्रेस होता है। व्हाट आर द प्रॉफिट मार्जिन्स एंड चार्जेस ऑफ प्रॉपटेक? सो ये ऐसे है कि डाउ प्रॉपटेक का एक B2B बिजनेस मॉडल है। डाउ प्रॉपटेक अपने प्लेटफॉर्म पे जो प्रोजेक्ट डेवलपर लिस्ट करता है, एक सर्विस चार्ज उससे लेती है और एक ऑनबोर्डिंग फी लेती है। And then when people exit from our platform, they take their money out, तो उनके एग्जिट के ऊपर हम अपने सर्विस चार्जेस रखते हैं। सो जिस तरह मैंने आपको बताया कि हमारा एवरेज रिटर्न 30% था अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर। कुछ लोगों ने 40% भी बनाया, कुछ ने अराउंड 20% भी बनाया। हमारे सर्विस चार्जेस 5% होते हैं इन ईयर 1। अगर 1 साल के बाद कोई भी बंदा बेचना चाहेगा अपनी इन्वेस्टमेंट को तो 5% हम चार्ज करेंगे और उसको 60 to 90 डेज की विंडो के अंदर लिक्विडेट करके देंगे।
अगर 2 साल के बाद बेचना चाहेगा तो 4% सर्विस चार्ज हो जाएगा, अगर 3 साल के बाद बेचना चाहेगा 3% हो जाएगा, एंड देन इट स्टेज एट 3%। सो इसको हमने रखा हुआ रिग्रेसिव इसलिए कि हम लोगों को लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करने के ऊपर इनकरेज करें और इंसेंटिवाइज भी करें। इसी तरह आप लोगों ने कहा है कि सो यू रजिस्टर प्रॉपर्टी एरिया ऑन ब्लॉकचेन एंड अलॉटमेंट ब्लॉकचेन कॉन्ट्रैक्ट टोकन, राइट? सो मैं आपको बताता हूँ, एक पब्लिक ब्लॉकचेन है, पॉलीगॉन की चेन हम यूज करते हैं। उसके ऊपर हम हर प्रोजेक्ट का क्या एरिया है, क्या लेजर है, कौन कितना ओन करता है, वो विद हैश कीज रिप्रेजेंट कर देते हैं। हर बंदा जब हमारे प्लेटफॉर्म पे अपना अकाउंट बनाता है तो उसका एक वॉलेट नंबर होता है। उस वॉलेट नंबर का एक लेजर बना होता है पब्लिकली के नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 के वॉलेट में इतने फुट हैं, और दूसरे वॉलेट में इतने, और बिल्डिंग के वॉलेट में इतने। सो यू हैव कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी ऑन ब्लॉकचेन। हाउएवर इस सारी चीज के अलावा जो एक अलॉटमेंट एग्रीमेंट मार्केट के अंदर चलता है जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो आपके हकूक डिफाइन करता है कि जी आप इस इन्वेस्टमेंट से क्या कर सकते हैं, व्हाट इज द स्कोप ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट, वो आपको मिलता है ऑन टॉप। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। कैन समवन लिंक देयर प्रॉपर्टी टू योर प्रोजेक्ट फॉर रेंटिंग पर्पस? अभी तक तो हमने ये स्टार्ट नहीं किया, बिकॉज अभी तक मैंने आपको बताया कि हाउ वी चूज प्रोजेक्ट्स बड़ा सिलेक्ट करके, और उनको डिजाइन और बनाते भी उसी तरह से, और फिर उनके लिए टेनेंट वगैरह हम लेके आते हैं। तो ये राइट नाउ हम लोगों ने एक एनएफटी मार्केट प्लेस ऐसी नहीं बनाई कि आप लोग उधर लिस्ट कर दें अपनी प्रॉपर्टी फॉर सेलिंग और फॉर लीजिंग आउट, बट वी आर थिंकिंग अबाउट दिस। Stock market can easily give you 13 से 15% annually. What is the number for real estate? I think it's not more than 7 to 8%. So assumptions के ऊपर तो I don't think we should go. Stock market का मैंने आप सबको दिखाया कि KSE का इंडेक्स 1990 से लेके आप 24 तक एनालाइज कर लें, उसने 11.8% की ग्रोथ ही दी है ऑन एवरेज। एनॉमलीज हमेशा हो सकती हैं डिफरेंट, और रियल एस्टेट की अगर हम कुछ एग्जांपल्स लें या देखें तो रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर आराम से आपको डेवलपमेंट साइड पे 28% तक की ग्रोथ मिलती है, जो हमने प्रूडेंट रह के बताई है। वी हैव अचीव्ड 30% एंड मोर ऑन आवर प्रोजेक्ट्स, एंड उसके टेस्टिमोनियल्स, उसकी सारी चीजें, यू कैन विजिट आवर प्लेटफॉर्म, यू कैन सी ओवर देयर द ऑडियंस दे हैव गिवन देयर व्यूज एज वेल। 7 से 8% का तो हमारी प्रॉपर्टीज में अक्सर केसेस में सिर्फ रेंट मिल रहा होता है लोगों को एनुअली, इसकी कैपिटल एप्रिसिएशन इसके ऑन टॉप होती है। सो ये सो ये कॉल के लिए आई थिंक साद ने नंबर दे दिया है। एंड व्हाट आर द अवेलेबल प्रोजेक्ट्स राइट नाउ ऑन द प्लेटफॉर्म? आई वुड लव इफ यू ऑल कैन साइन अप ऑन द प्लेटफॉर्म एंड यू ऑल कैन बेसिकली चेक इट आउट ओवर देयर। सो इस सेशन को एंड मैं इस नोट पे करूंगा कि आप सब, मैं चाहूंगा कि एक तो हम सबको फीडबैक वगैरह भी दिया करें इस वेबिनार वाले सेशन के ऊपर। सेकेंडली, जितने लोगों ने भी हमारे क्वेश्चंस को आंसर किया है, जो शुरू में साद ने और इन्होंने प्रेजेंट किया था, उनके लिए हम एक स्पेशल बोनस रखेंगे व्हेन दे आर ऑनबोर्डेड ऑन द प्लेटफॉर्म, एंड जिन्होंने सही जवाब दिया उनके लिए एक और गिफ्ट भी होगा आफ्टर दैट। सो थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग आवर वेबिनार। आई वुड लव कि अगर आप सब के सब लोग जाके हमारे प्लेटफॉर्म को एक्सप्लोर करें और हमें फीडबैक दें। आई थिंक नंबर आप सबके पास आ गया है, डू रीच आउट टू अस। any question, any hand raises? I see a few over here. तो अगर कोई कुछ कहना चाहता है तो जरूर बोले। से जी, thank you साद, and thank you everyone. Thank you everyone for joining this session. अगर आप में से कोई एक टेलर मेड इन्वेस्टमेंट प्लान बनवाना चाहते हैं, या फिर कोई आपके डिटेल्ड क्वेश्चंस हैं जो आपको एड्रेस करवाने हैं, तो मैंने अपना ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर आपके साथ यही कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया है। आप हमसे वहां पे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। एंड वंस अगेन, थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। अल्लाह हाफिज।